हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं मैराथन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हम आज बहुत ही पेस में करने वाले हैं, राइट। हम थोड़ा सा इकोनॉमिक्स फास्ट करेंगे बिकॉज ये जो वीडियो रहने वाली है दिस इज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, एग्जाम के ओरिएंटेड रहने वाली है एग्जाम, वो भी पर्टिकुलरली एचपी बोस। ठीक है ना, पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन। तो बेसिकली जो एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक्स आते हैं, हम उनको जल्दी से जल्दी रिकवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम फटाफट अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फिलहाल तो हमने इकोनॉमिक्स का मतलब, मीनिंग एंड अप टू पीपीसी सब कुछ सॉल्व कर लिया हुआ है, राइट। आइए चलते हैं उसके नेक्स्ट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या, ठीक है, और ये चीजें होती क्या है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत बार पूछा गया है। देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे क्या है, इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट जो कि चेंज करना किसी के लिए भी सही नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा, जब वो जितने प्राइस खर्च रहा है, ठीक है ना, जितना प्राइस वो पे कर रहा है उतने प्राइस पर उसे सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिल रही है। ठीक है ना, सेटिस्फैक्शन मिल रही है। ठीक है ना, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, इसे कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड हो, मतलब यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। ठीक है, किसी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग करने की पावर को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी। जब उसे मैक्सिमम यूटिलिटी डिराइव्ड हो, जितने पैसे वो खर्च रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज खरीदनी थी 10,000 रुपए का, आप सोच रहे थे कि कोई मोबाइल लेना है और 10,000 रुपए में ही आपको आईफोन मिल जाए इन ए गुड कंडीशन, तो आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे हो, जितने आप पैसे सोच के गए हुए थे उतने में आपने उतना मोबाइल परचेज कर लिया, देन यू आर एट इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा कंज्यूमर, ठीक है, जो कंज्यूम करता है गुड को, राइट। तो जितने प्राइस पॉइंट पे वो उस चीज को देख रहा था उतने प्राइस पॉइंट पे ही उसे मिल गई, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, राइट। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहले हम टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी भी समझेंगे, बट उससे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझेंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, अगर हम एक ही चीज को कंज्यूम करना शुरू करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम एक ही, ये यूनिट्स हैं, ठीक है ना, ये टोटल यूटिलिटी है और ये मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है ना, हम कुछ नहीं कंज्यूम कर रहे थे तो टोटल यूटिलिटी मतलब किसी चीज से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन भी जीरो थी। मार्जिनल, मार्जिनल क्या होता है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी। ठीक है ना, चेंज इन टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी में किस तरीके से चेंज आता है उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो हमने धीरे धीरे चीज को कंज्यूम करना शुरू किया। लेट्स से कि आप बहुत ज्यादा थर्स्टी हैं, आपने एक गिलास पानी का पिया तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिली। ठीक है ना, तो ये 8 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको मिली। सेकंड, फिर 14, फिर थर्ड, फिर 18, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जो है वो अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच चुके होंगे और उसके बाद जो है वो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं, उल्टा नुकसान मिलना शुरू हो जाएगा उसी चीज से। आपकी जो यूटिलिटी है वो नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी। इसे हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है ना, अगर हम एक ही चीज को कंज्यूम करते जाएं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे। सेकंड टाइम आपको वो गिफ्ट कर दिया तो इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होगी। थर्ड टाइम अगेन आपको उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी आपको फर्स्ट टाइम पे थी। ठीक है ना, दैट इज यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली इज व्हाट, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि स्टार्टिंग में यूटिलिटी एकदम से इंक्रीज हुई, ठीक है, ये है जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे जीरो, ठीक है, मतलब यहाँ पे कर्व जो है वो रुक चुका है, यहाँ पे नेगेटिव हो चुकी है। ठीक है ना, ये जीरो है। तो आइए कंसेप्ट को समझते हैं। तो टोटल यूटिलिटी इस तरीके से, ठीक है ना, ये है टोटल यूटिलिटी अपनी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी जब ये मैक्सिमम होगी तब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, इस तरीके से आप ग्राफ जो है वो बना सकते हैं। हेयर इज यूटिलिटी एंड हेयर इज क्वांटिटी। ठीक है ना, देखिए 8, 14, 18, 20। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर 8, 14, 18 और 20 का ग्राफ बनाऊंगा मैं, ठीक है,
तो इस तरीके से ग्राफ में बेसिकली ये ऊपर चला जाएगा और जहां पे इसका मैक्सिमम लेवल होगा वहां मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0, ठीक है ना, और उसके बाद गिर जाएगी, ठीक है ना। तो अब इसके रिलेशन के बारे में चर्चा करते हैं, राइट, ठीक है ना। तो इसके रिलेशनशिप के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, और फिर आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। तो रिलेशनशिप सबसे पहला क्या है, रिलेशन भी पूछा जा सकता है आपको पेपर में कि डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सो टोटल यूटिलिटी जब इंक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सेकंड, व्हेन टोटल यूटिलिटी एट इट्स मैक्सिमम स्टेज, जब ये मैक्सिमम स्टेज पे है तो मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू क्या है, 0 है। एंड थर्ड वन इज व्हेन टोटल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग, जो जब वो डिक्रीज होना शुरू हो जाए तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तीन रिलेशनशिप्स आपने याद रखने हैं, ठीक है ना। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग, राइट। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज एट मैक्सिमम स्टेज मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 0 एंड देयर कम्स की मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, राइट। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट, एजम्पशंस। एजम्पशंस का मतलब क्या होता है कि कौन सी चीजें पहले से ही रहनी चाहिए। एज्यूम हम करके चलते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये वाली चीजें होंगी। रैशनल मतलब कंज्यूमर जो है वो बिल्कुल ठीक होगा, दिमाग से बिल्कुल माइंडफुल कंज्यूमर होगा, जैसे ये पता हो कि एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, तीन क्वांटिटी, चार क्वांटिटी में किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं गुड्स को, दैट इज कार्डिनल यूटिलिटी। रैशनल मतलब कि वो ठीक हो। और मार्जिनल यूटिलिटी, मनी रिमेन्स कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब उसके पास 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, वो मनी जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है ना। उसकी मार्जिनल वैल्यू जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए मनी की, ठीक है। टेस्ट जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए एक व्यक्ति का, ठीक है। उसे अगर एक चीज पसंद है, वही चीज वो इनटेक कर रहा है, तब ये रूल अप्लाई होंगे। ऐसा नहीं है कि उसे वो चीज पसंद ही नहीं है तो फर्स्ट यूनिट में ही उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाली, राइट। एंड फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस, फिक्स्ड इनकम रहनी चाहिए व्यक्ति की और प्राइस भी उस चीज का फिक्स रहना चाहिए, तभी ये वाली सारी चीजें अप्लाई होती हैं, एप्लीकेशन तभी इन चीजों की होती हैं, ठीक है ना। सो दीज आर द अजम्पशंस, मतलब जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के जो कंसेप्ट हैं वो अप्लाई कब होंगे, जब ये सारी चीजें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, राइट, क्लियर। तो ये था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। आपका एचपी बोर्ड से रिलेटेड आपने सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, राइट। आइए आगे चलते हैं हम अपनी डिमांड को लेके, ठीक है। सो डिमांड इज व्हाट एंड लॉ ऑफ डिमांड इज व्हाट, ठीक है। लॉ डिमांड के रिस्पेक्ट में क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है और मार्केट डिमांड क्या होती है। देखिए डिमांड जो है वांट, डिजायर, ठीक है, नीड, जब ये आपकी चीजें होती हैं, जैसे नीड का मतलब क्या है कि आपको जरूरत है, और डिजायर का मतलब है कि आपकी इच्छा है। जब इन सभी फैक्टर्स के साथ विलिंगनेस, विलिंगनेस टू स्पेंड, विलिंगनेस टू स्पेंड मिल जाता है। विलिंगनेस टू स्पेंड का मतलब क्या है कि बेसिकली पैसा खर्चने की इच्छा भी उजागिर हो जाए, ठीक है ना। मतलब आप उतने पैसे में उस चीज को एक्वायर करने के लिए रेडी हो जाओ, तो वांट प्लस डिजायर प्लस नीड के साथ अगर विलिंगनेस टू स्पेंड मिल जाए तो वो किसके बराबर हो जाती है, डिमांड। मतलब आप कोई भी चीज मार्केट में अगर आपको पसंद आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पसंद आ जाए, ठीक है ना, और आप उतने ही प्राइस में उतने पैसे खर्चने के लिए रेडी हो जाओ, तो क्या उसको हम क्या कहते हैं, डिमांड, ठीक है ना। लॉ ऑफ डिमांड को इन तीनों कंसेप्ट के बात करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड मतलब जब क्वांटिटी में हम चीजों को, डिमांड के साथ अगर क्वांटिटी वर्ड जुड़ जाए, जैसे 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, जैसे एक आइसक्रीम है, ठीक है, एक आइसक्रीम के प्राइस में कितनी आइसक्रीम मिल रही है, 5 आइसक्रीम्स मिल रही है आपको, ठीक है ना। तो एक आइसक्रीम के बदले में आपको 5 आइसक्रीम मिल रही है, इसे हम कहते हैं कि एक के क्वांटिटी के कंपैरिजन में हमें 5 मिल रही है, इसे हम कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। और एल्स अगर हम मार्केट में जा रहे हैं शुगर खरीदने, देन इट इज अ डिमांड। बट इफ वी आर गोइंग टू बाय फॉर 5 kg, 10 kg, 15 kg, ठीक है, और समथिंग लाइक दैट, देन इट इज क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। और मार्केट डिमांड क्या होती है, जिसमें ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ऑल प्रोडक्ट जो आप खरीदने जा रहे हो मार्केट में, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर हो गया, टी हो गया, ठीक है ना, जितने भी आपके मसाले हैं वो सारी चीजें आप खरीदने जा रहे हो, राशन लेने जा रहे हो, तो मार्केट की सभी चीजों के लिए जो डिमांड होती है उसे हम कहते हैं मार्केट डिमांड, क्लियर। अब हम चलते हैं लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर, ठीक है ना। लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली एक रिलेशन शो करता है डिमांड का किसके साथ, प्राइस के साथ, ठीक है ना।
तो अगर सारी चीजें कांस्टेंट रहें, इफ ऑल अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, देन increase in price will decrease the demand and decrease in price will rise the demand. This is law of demand. Other things क्या है वो मैं आगे आपको बताता हूं कि other things किसकी बात कर रहा था मैं, ठीक है, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूं कि other things किसकी बात हम कर रहे थे, राइट। तो डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व एंड यहाँ पे है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में कौन सी चीज आती है, दैट इज प्राइस, ठीक है ना। प्राइस का मतलब क्या है कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी उस गुड की, कम, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड कितनी हो जाएगी उसकी, ज्यादा, ठीक है। दिस इज सबसे फर्स्ट थिंग जो डिमांड पे डायरेक्टली असर डालती है, ठीक है ना, दैट इज प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड। इनकम, ठीक है, इनकम मतलब अगर इनकम व्यक्ति की जितनी है, इनकम अगर ज्यादा होगी तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। बट जिस रिलेशन में इनकम बढ़ती है उस रिलेशन में डिमांड नहीं इंक्रीज होती, राइट। तो इनकम इज ऑल्सो दैट टाइप ऑफ गुड जिसमें दैट टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड जिससे पॉजिटिव रिलेशन है, यहाँ पे ये पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन विद डिमांड, ठीक है ना। प्राइस हो गया, इनकम हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, जैसे जिस गुड्स को आप, जैसे टी है, कॉफी है, आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है ना। टी है, चाय है, कॉफी है, अगर चाय महंगी होगी तो आप कॉफी पे शिफ्ट कर सकते हो, और कॉफी महंगी होगी तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो किस पे, चाय पे, राइट। तो जब प्राइसेस अदर गुड्स के इंपैक्ट डाले किसी और के डिमांड पे, उसे हम कहते हैं प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ यूज होने वाली गुड्स, जैसे कार एंड पेट्रोल, ठीक है ना। अब मैक्सिमम व्यक्ति जो है वो पेट्रोल के प्राइसेस ज्यादा है, इसी वजह से कार बाय नहीं कर रहे, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के जो प्राइस हैं वो इफेक्ट करते हैं एक गुड के डिमांड एंड सप्लाई को। जैसे पेट्रोल बहुत ही ज्यादा सस्ता हो जाए तो लोग फटाफट जो है वो कार या बाइक या स्कूटर जो है वो खरीदना स्टार्ट कर देंगे, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। टेस्ट, फैशन, ठीक है, ये सारे, ठीक है ना, उस टाइम पे जो फैशन चल रहा होगा उसी चीज की डिमांड सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। जिसका फैशन नहीं होगा उसकी डिमांड नहीं होगी, ठीक है ना। पॉपुलेशन साइज, ये भी मैटर करता है। पॉपुलेशन साइज मींस कि अगर एक जगह पे लोग बहुत ज्यादा रह रहे हैं, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली डिमांड प्रोडक्ट्स की होगी ही, ठीक है ना। तो अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर ये सारे फैक्टर, ठीक है ना, इफ ऑल दीज फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहे, तो जब प्राइस में चेंज आएगा तब उससे विपरीत चेंज किस में आएगा, डिमांड में। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड, राइट। अब क्लियर हो गया आपको लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, दैट इफ द अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, द इंक्रीज या द चेंज इन प्राइस विल टेंड्स टू चेंज इन डिमांड, राइट। तो इसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, बेसिकली ये सारे पॉइंट्स। और अगर सारे फैक्टर्स इनमें से प्राइस को छोड़ के कांस्टेंट रहे और प्राइस के चेंज होने से अगर डिमांड में चेंज आता है तो उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है ना। हिंदी में कहते हैं इसको मांग का नियम, क्लियर। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज पे, दैट इज डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल मतलब टेबुलर, टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड डिमांड चेंजेस, ठीक है, दैट इज डिमांड शेड्यूल, ठीक है ना। बेसिकली प्राइस ये था, क्वांटिटी डिमांडेड ये थी, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3, ठीक है ना, और यहाँ पे डिमांड थी पहले 3 2 1, ठीक है, प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ गई, ये वो सो, तो ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज डिमांड शेड्यूल। डिमांड कर्व इज ग्राफिकल, यस, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, ठीक है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज डिमांड कर्व, क्लियर। जैसे ये रहा, ये प्राइस रख लेते हैं, ये क्वांटिटी रख लेते हैं, ठीक है ना, प्राइस 1 2 3 और क्वांटिटी डिमांडेड 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना। तो 3 पे कितनी हो गई थी प्राइस, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या बन गया, डिमांड कर्व, ठीक है। तो ये मेरे पास डिमांड कर्व बन गया, इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स राइट,
ठीक है ना। तो ये मेरे पास डिमांड कर्व बन गया। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ऐसी भी चीजें हैं जो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर नहीं आती, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड के अंदर क्या आती है, नॉर्मल गुड्स। ठीक है ना, नॉर्मल गुड्स आती हैं डिमांड के अंदर। जो नॉर्मल गुड्स नहीं होती वो डिमांड के अंदर नहीं आती। जैसे नॉर्मल गुड्स में क्या नहीं आती, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे गोल्ड, ज्वेलरी, ठीक है ना, एक्सपेंसिव ज्वेलरी। एक्सपेंसिव ज्वेलरी जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, लोग उसको उतना ज्यादा पहनने की कोशिश करेंगे, खरीदेंगे। ठीक है ना। जैसे अगर गोल्ड बहुत सस्ता हो जाए आज के टाइम पे, तो उसे पहनेगा कौन, क्योंकि गोल्ड जो है बेसिकली शो ऑफ के लिए खरीदा जाता है, ज्वेलरी जो है। ठीक है ना। जैसे डायमंड्स वगैरह हो गए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो एक्सेप्शंस में आती हैं इसकी। ठीक है ना, जैसे पहले आईफोन वगैरह ये वो सो, ठीक है ना, दैट इज आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। ठीक है ना, ये सारी गुड्स जो है वो किस में आती हैं, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन मतलब ये नॉर्मल गुड नहीं है, डिस्टिंक्ट है। ठीक है ना, इनमें जितना इनका प्राइस होगा उतनी ज्यादा डिमांड होगी। इट मींस कि जो इसका ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड। इसे ऐसे भी लिखा जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड। डिमांड कर्व कौन से केसेस में पॉजिटिवली स्लोप होता है। ठीक है ना, इस केसेस में आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस, गिवन गुड्स, गिवन गुड्स। ठीक है ना, गिवन गुड्स के बेसिकली मतलब क्या है, गिवन गुड्स हो, इंफीरियर गुड्स हो, ठीक है ना, इनमें ये सारी चीजें नहीं लगती। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पहले टीचिंग मेथड में देखा होगा कि एक स्लेटी टाइप होती थी, राइट, एक लकड़ी की वुडन, जिसे हम नॉर्थ इंडिया में लाइक फट्टी और स्लेटी बोलते होते थे, राइट। ठीक है ना, जिसमें ये सारी चीजें यूज होती थी, जिससे मतलब हम क्या करते थे, पहले एक इंक, ड्राई इंक खरीदते थे, उसमें पानी मिलाते थे, फिर उसे इससे लिखते होते थे। ठीक है ना, तो वो बेसिकली सारा चीज जो है वो आज के टाइम पे सॉरी चेंज हो चुका है। तो वो गिफन कैटेगरी में पहुंच चुका है। गिफन मतलब इसके प्राइस से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आज के टाइम पे ये बहुत ज्यादा कोरिलेटिव थिंग रह ही नहीं गई। ठीक है ना, जैसे पहले संतरे की टॉफियां मिलती होती थी, 1 रुपए की 10 मिलती होती थी, आज 1 रुपए की 2 भी मिल जाए तो किसी को क्या फर्क पड़ रहा है, कोई किसी प्राइस के साथ नहीं लड़ता। ठीक है ना, आराम से वो पे करके हर किसी की परचेजिंग पावर के अंडर आ जाती है। तो उसे हम कहते हैं गिफन गुड्स। इंफीरियर गुड्स टाइप ऑफ दैट थिंग्स जिसमें एक सुपीरियर हो कैटेगरी की और एक इंफीरियर हो। ठीक है ना, जैसे बेसिकली आप चाय पत्ती खरीदने जाते हो, ठीक है ना, तो जब चाय पत्ती आप खरीदने जा रहे हो तो बेसिकली एक होगी जैसे टाटा टी, ठीक है ना, दूसरी आपको खुली मिल रही है, ठीक है ना, ओपन। ठीक है ना, इसका प्राइस जो है और इसके प्राइस में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क होगा। जैसे ये 120 रुपए, लेट से फॉर एग्जांपल 120 रुपए पर 500 ग्राम मिल रही होगी आपको, और ये 30-40 रुपए मिल रही होगी। ठीक है ना, तो बेसिकली इसके कंज्यूमर जो है वो अलग ही होते हैं, वो इंफीरियर गुड्स आ जाती है। ठीक है ना, जैसे एक निरोल साबुन होता है, ठीक है ना, जिससे हम कपड़े वॉश करते हैं। ठीक है ना, तो वो बेसिकली इन कैटेगरीज में आ जाते हैं। सो इन दीज ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये आपने याद रखना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। आज के टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, ठीक है ना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विच इज मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व का मतलब है जब प्राइस की वजह से, यस, प्राइस की वजह से चेंजेस आते हैं चीजों को लेके, दैट इज एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एंड यहाँ पे चेंज इन डिमांड का मतलब है अदर देन प्राइस, प्राइस को छोड़ के बाकी अदर चीजों की वजह से जब चेंजेस आए डिमांड कर्व में। ठीक है ना, डिमांड कर्व में जब सिर्फ और सिर्फ प्राइस को लेके चेंजेस आए तो उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है ना, जैसे प्राइस कम हुआ, ठीक है ना, प्राइस यहां से प्राइस यहां पे आया, तो क्वांटिटी डिमांडेड पहले यहां थी, अब कहां हो जाएगी, यहां। ठीक है ना, तो ये बन गया एक्सटेंशन का ग्राफ। ठीक है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी। ठीक है ना, जब प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाए उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन। एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑन द अदर हैंड, जब प्राइस बढ़ जाए और क्वांटिटी डिमांडेड घट जाए। ठीक है ना, जैसे सेम ही ग्राफ बनेगा, बस एरो का ध्यान रखना है, क्वांटिटी डिमांड कम होगी क्योंकि प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया, एरो याद रखना है आपने। ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर के लिए
इंपॉर्टेंट है वो ये है, ठीक है। इंक्रीज एंड डिक्रीज में क्या है, अदर देन प्राइस, प्राइस को छोड़ के, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस तो इतना ही रहा, ठीक है ना, बट पहले क्वांटिटी डिमांड कर्व ये था, अब डिमांड कर्व आगे की तरफ चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि हो सकता है व्यक्ति की इनकम बढ़ गई हो, ठीक है ना। कोई कोई भी फैक्टर, नॉट इवन इनकम, आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स दैट आर अदर देन प्राइस, ठीक है ना। जो प्राइस को छोड़ के अदर जितने भी फैक्टर हैं, वेदर इट इज इनकम, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, व्हाटएवर दे आर, ठीक है ना, जब उनकी वजह से इंक्रीज और डिक्रीज हो, ठीक है ना। जैसे ये था प्राइस, प्राइस तो कांस्टेंट ही रहा, ठीक है, पर क्वांटिटी डिमांड जो है यहां से यहां तक होगी क्योंकि इनकम बढ़ गई होगी कंज्यूमर की। और सेम सेम ही डायग्राम यहां पे भी बनेगा, पर डायग्राम में एरो का ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे प्राइस अभी भी सेम ही है, पर क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो पीछे की तरफ आ गई, ठीक है ना, क्योंकि इनकम व्यक्ति की हो सकता है कम हो गई हो। क्लियर? तो आई होप आपको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अच्छे समझ आ गया हो, ठीक है। एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज आपको अच्छे समझ आ गया हो। डिक्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डिक्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। डिक्रीज में ये पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन आपका हर साल लगभग बन ही जाता है, जब पूरा प्राइस पे ही डिपेंडेंट हो, ठीक है ना। इसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब जब हर एक चीज किस पे डिपेंड है, प्राइस पे ही डिपेंडेंट है, क्वांटिटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। प्राइस के थोड़े से चेंज के ऊपर ही क्वांटिटी में बहुत ज्यादा अनलिमिटेड टाइप ऑफ चेंज देखने को मिल जाए, उसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जहां पे प्राइस ही सब कुछ है, ठीक है। प्राइस को छेड़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांड कितनी चेंज हो जाएगी, वी डोंट नो। नेक्स्ट इज परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है ना। अब देखिए प्राइस है, ऊपर कर दे चाहे नीचे कर दे, क्वांटिटी डिमांडेड उतनी सेम ही रहे, ठीक है ना। इसका मतलब है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है ना। अब ये इलास्टिसिटी वर्ड का बार बार मैं यूज कर रहा हूं, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है प्राइस के चेंज होने से डिमांड कितनी चेंज होती है, उसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। प्राइस के चेंज होने से डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, जैसे यहाँ पे प्राइस में बहुत कम चेंज भी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज लेके आ जाएगा, और यहाँ पे प्राइस ऊपर भी चला जाए नीचे भी चला जाए पर डिमांड नहीं चेंज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, ठीक है ना, आप ड्रिंक करते हैं, ठीक है ना, बीड़ी सिगरेट ये वो सो, तो प्राइस बढ़ जाए कम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एडिक्शन की कैटेगरी में वो गुड आती है, ठीक है ना। तो दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है ना। एंड थर्ड वन इज यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या है, जितना प्राइस में चेंज, ठीक है ना, उतना ही डिमांड में चेंज, सेम चेंज, ठीक है ना। तो ये यूनिटरी इलास्टिक होता है, यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है ना। यूनिटरी इलास्टिक में चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना। फोर्थ थिंग इज मोर देन यूनिटरी, मोर देन यूनिटरी। मोर देन यूनिटरी में क्या हो गया कि हमने प्राइस में कम चेंज लेके आए पर डिमांड में ज्यादा चेंज आ गया, ठीक है ना। प्राइस में देखो कम चेंज और डिमांड में ज्यादा चेंज, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं मोर देन यूनिटरी। फिफ्थ वन इज लेस देन, यहाँ पे प्राइस रखना है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड रखना है, लेस देन यूनिटरी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज किया पर डिमांड में बहुत ही कम चेंज हुआ, ठीक है ना। प्राइस में इतना चेंज हो गया और डिमांड में इतना चेंज हुआ, इसे हम कहते हैं लेस देन यूनिटरी डिमांड। दीज आर द डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपके समझने मात्र का फर्क है, ठीक है ना। अभी एग्जामिनेशंस बहुत ही पास हैं आपके, तो ये एक मैराथन वीडियो है, तो कंसेप्ट जो बहुत ही जल्दी करने पड़ेंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट मास्टर करने हैं तो वीडियो बीच बीच में पॉज करके अपनी बुक को शफल करते रहो, ठीक है, और ये वाले टॉपिक पढ़ते रहो। आपकी जो जितने भी आपने पढ़ी हुई है इकोनॉमिक्स वो फटाफट से रिवाइज हो जाएगी, ठीक है ना। इट इज अ काइंड ऑफ रिविजन प्लस इंफॉर्मेटरी वीडियो फॉर ऑल द प्लस 2 क्लास एस्पिरेंट्स, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट, दिस इज न्यूमेरिकल, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल है इस पे बेस्ड आता है, जैसे प्राइस है 5 से 4 हो गया, ठीक है, तो ये नेगेटिव हो रहा है, तो यस इसमें फॉलो होगा डिमांड राइजेस फ्रॉम 4 to 6 kg, ठीक है। तो ये क्वांटिटी डिमांड है, ठीक है, दिस इज क्यू, दिस इज Q1, दिस इज P, दिस इज P1, ठीक है ना। तो यहाँ पे P P1 का तो कोई फर्क ही नहीं है,
ठीक है ना, प्राइस ओवर क्वांटिटी, ठीक है, प्राइस ओवर क्वांटिटी कितनी थी 4 मल्टीप्लाई चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी कितनी हो गई है मेरी 2, चेंज इन प्राइस कितना हो रहा है 1, ठीक है ना, ये माइनस का पहले रखना है और माइनस का 1 यहाँ पे, ठीक है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 टाइम्स, तो ये क्या बनेगा 2.5, इट इज मोर देन यूनिटरी, मोर देन यूनिटरी, ठीक है ना। अब मोर देन यूनिटरी, यूनिटरी क्या होता है जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब इज इक्वल टू 1 हो, ठीक है, तो ये यूनिटरी होता है, और ये क्या है मोर देन यूनिटरी, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन यूनिटरी, आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सो ये था कि बेसिकली न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो भी आपको आ गया, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर व्हेन इट कम्स टू मार्क्स, ठीक है। सो प्रोडक्शन होता क्या है, प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, ठीक है ना, व्हाट प्रोसेस, वेयर यू कैन कन्वर्ट रॉ मटेरियल, जब आप रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोडक्शन, ठीक है ना, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स या फिनिश गुड्स इज टर्म्ड एज प्रोडक्शन। अब इस प्रोसेस में कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, नंबर 1 इज लैंड, नंबर 2 इज लेबर, नंबर 3 इज कैपिटल, and number 4 is entrepreneur, right? So these are the 4 factors through which production can be done, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन जब भी होगी तो इन फैक्टर्स के थ्रू ही होगी, लैंड मतलब भूमि जमीन, ठीक है ना, लेबर मतलब श्रम, ठीक है ना, जिन व्यक्तियों से आपको काम कराना है, कैपिटल मतलब पूंजी, ठीक है ना, कितने पैसे लगेंगे, एंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी, मतलब ऑनर, ठीक है ना, ऑनर ऑफ कंपनी, ठीक है ना। तो ये 4 फैक्टर तो आपको चाहिए चाहिए, तभी आप जो है वो प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब प्रोडक्शन करने के लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज रिटर्न्स टू फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है ना। ये दोनों चीजें किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये दोनों चीजें टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। व्हेन रिटर्न्स टू फैक्टर कब आता है, व्हेन टाइम इज लिमिटेड, ठीक है ना, जब प्रोडक्शन का जो टाइम है वो लिमिटेड है, देन इट इज नोन एज रिटर्न्स टू फैक्टर, एंड व्हेन द टाइम इज अनलिमिटेड, ठीक है, जब टाइम ही अनलिमिटेड है प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं रिटर्न्स टू स्केल। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, मेरी एक बहुत ही बड़ी फर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी बना लो, जैसे सोप्स बनाना है, शूज बनाना है, व्हाटएवर यू वांटेड टू मेक यू कैन, जैसे मेरे पास टी शर्ट्स बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना, अब वो टी शर्ट जो है वो मैं 100 से 200 बना रहा हूँ, मेरे पास एकदम से 500 टी शर्ट्स का ऑर्डर आ गया कि आपको इतनी शर्ट्स बनानी है। अब जो जमीन है क्या वो मैं इंक्रीज कर पाऊंगा, क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, नहीं, जमीन को नहीं कर पाऊंगा। लेबर, लेबर को इंक्रीज कर पाऊंगा, यस, लेबर को तो मैं इंक्रीज कर ही सकता हूँ, ठीक है ना, एक व्यक्ति था, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, लेबर के लिए इंक्रीज करे जा सकते हैं। कैपिटल, कैपिटल मेरे पास नहीं है, अगर कैपिटल को इंक्रीज करना है मतलब एक और पार्टनर लेके आना पड़ेगा जो अपने साथ पैसे लेके आए, ठीक है ना। और एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर मतलब मैं खुद ही हूं, तो मैं इसका क्या कर सकता हूं, इसे तो इंक्रीज नहीं कर सकता ना, जितनी कैपिटल मेरे पास थी वो तो मैंने बिजनेस में लगाई दी हुई है, राइट। तो बिजनेस कैसे फॉर्म होता है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है ना। अब कैपिटल तो मैं इन्फ्यूज कर ही चुका हूँ, लायबिलिटी मतलब उधार ले चुका हूँ, इसी से तो मेरे टोटल एसेट्स बन रहे हैं, ठीक है ना, और इसी से मैंने बिजनेस खड़ा किया हुआ है। तो अब सारे ये वाले फैक्टर सेम रहेंगे, मतलब फिक्स्ड रहेंगे, ये भी फिक्स रहेगा, ये फैक्टर भी फिक्स रहेगा, सिर्फ और सिर्फ लेबर को हम इंक्रीज कर सकते हैं, लेबर कैन बी इंक्रीज्ड, वो भी अप टू एन एक्सटेंट, लेबर भी एक एक्सटेंट तक इंक्रीज करी जा सकती है, उसके बाद प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। लेबर भी एक टाइम तक हम इंक्रीज कर सकते हैं, अगर उससे हमें प्रोडक्शन लेनी है, उसके बाद जो है वो प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज डेफिनेटली होगी ही, ठीक है। तो आइए समझते हैं टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन में क्या क्या रिलेशन है, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट बनता है इस चैप्टर में, ठीक है ना, वो क्या है। देखिए कि अगर मेरे पास जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्रॉयलर है मेरे पास, ठीक है ना, ब्रॉयलर मतलब कोई भी मशीन रख लेते हैं, ठीक है। अब इस मशीन पे बेसिकली एक मैंने वर्कर लगाया हुआ है, ठीक है ना, वो जैसे टी शर्ट्स वाला एग्जांपल था वही ले लेते हैं, टी शर्ट्स जो है वो 100 टी शर्ट्स बना देता है, ठीक है ना, पर ये 6 घंटे काम कर पाता है, हर वर्कर से 6 घंटे काम करा सकते हैं,
तो 100 टी शर्ट्स बना दी इसने एक वर्कर ने, ठीक है। अब मशीन मतलब कैपिटल मैं इंक्रीज नहीं कर सकता, अपने एसेट्स को मैं इंक्रीज नहीं कर सकता, ठीक है ना। कौन कौन से कैपिटल मेरा फिक्स है, कैपिटल इज फिक्स, लैंड इज फिक्स्ड, ठीक है ना। और सिर्फ मैं कौन सी चीज इंक्रीज कर सकता हूं, अपनी लेबर को ही इंक्रीज किया जा सकता है। तो लेबर मतलब एक वर्कर था तो 100 टी शर्ट्स बन गई, 6 घंटे के लिए इसने काम किया। दूसरा वर्कर आएगा, ठीक है ना, सेकंड वर्कर, इससे 100 टी शर्ट्स और बन जाएंगी। थर्ड वर्कर लगाऊंगा, ठीक है, वो 100 टी शर्ट्स और बना देगा। फोर्थ वर्कर लगाऊंगा, वो 100 टी शर्ट्स और बना जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, 6 घंटे के लिए अगर एक वर्कर आ रहा है तो 6 घंटे टोटल कितने घंटे हो गए, 24 आवर्स हो गए। तो एक दिन में इतने ही आवर्स होते हैं, तो इस मशीन से मैक्स टू मैक्स मैं 24 आवर्स ही काम ले सकता हूं, इससे ज्यादा तो नहीं ले सकता, राइट। दिस इज बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन, ये है प्रोडक्शन आपका, ठीक है ना। कि बेसिकली अगर हमारे पास शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन का मतलब हमारे पास रिटर्न्स टू फैक्टर है, रिटर्न्स टू फैक्टर वाली कंडीशन है। रिटर्न्स टू फैक्टर मतलब मेरे पास मेरे 3 साधन फिक्स हैं, मैं सिर्फ एक ही साधन को बढ़ा सकता हूं, दैट इज माय लेबर। और लेबर को इंक्रीज करने तक मेरी जो टोटल प्रोडक्शन है वो एक सीमा तक इंक्रीज हो सकती है, जैसे पहले 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर उसके बाद इंक्रीज नहीं हो सकती, उसके बाद डिक्रीज ही होगी, अगर होगी तो इंक्रीज नहीं हो सकती, ठीक है। सो दिस इज हाउ टोटल प्रोडक्शन कैन बी अचीव्ड थ्रू द इंक्रीज इन द लेबर पर यूनिट लेबर, ठीक है ना। तो अब आपको समझ आया कि टोटल प्रोडक्शन बेसिकली है क्या, व्हाट इज इट ऑल अबाउट, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके ग्राफ के ऊपर, ठीक है ना। शेड्यूल में नहीं बना रहा, पर ग्राफ आपने ध्यान से समझना है। ये 3 स्टेजेस याद रखना आप, 3 स्टेजेस होते हैं प्रोडक्शन के, ठीक है ना। दिस इज 1 स्टेज, जब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है एट इंक्रीजिंग रेट। ये 2nd स्टेज, जब टोटल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है एट डिमिनिशिंग रेट। ये 3rd स्टेज, जब ये टॉप पे पहुंच के डिक्रीज होना शुरू हो जाए टोटल प्रोडक्शन, ठीक है ना। अब एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है ना। अब मार्जिनल प्रोडक्शन फर्स्ट स्टेज पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। और 2nd स्टेज पे वो गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और एवरेज प्रोडक्शन जो है अभी भी इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है ना। और 2nd स्टेज जहां होगी वहां ये सॉरी कट करेगा इसको ऐसे, ठीक है ना। ये 2nd स्टेज होगी, ठीक है ना। ये एवरेज प्रोडक्शन, ये क्या है मेरा मार्जिनल प्रोडक्शन, जो नीचे वाला कर्व है, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ आपको कर्व जो है वो बनाने आने चाहिए, ठीक है ना। जब ये इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रिटर्न रहेगा तब मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना। और जब अब इसके रिलेशनशिप के बारे में हम चर्चा करते हैं कि बेसिकली इसका रिलेशनशिप होता क्या है, ठीक है ना। और रिलेशनशिप में हम क्या क्या चीजें इसकी एड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि किताब में ये सारी चीजें जो है वो नहीं दे रखी, ठीक है ना। इन दैट केस हम किस तरीके से उस चीज को कर सकते हैं, ठीक है ना, वो सारी चीजें आज हम करेंगे, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड हमारे पास कॉस्ट में भी आते हैं, ठीक है ना। कॉस्ट में भी इसी कंसेप्ट से रिलेटेड एक कंसेप्ट आता है, ठीक है। बट जब हम कॉस्ट करेंगे तब मैं आपको वो वाला कंसेप्ट समझाऊंगा, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीजें बता देता हूं जो बेसिकली इससे रिलेटेड है, कि जो 3rd स्टेज बिगिनिंग होती है, ये 1st स्टेज है, ये 2nd स्टेज है, ये 3rd स्टेज है, ठीक है ना। इन दैट केस ये बेसिकली क्या हो जाता है, नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। 3rd स्टेज में एमपी जो है वो 0 पहुंच जाता है, ठीक है ना। इससे पहले ये इसको कट कर देगा, ठीक है ना, इससे पहले कट कर देगा, और ये 3rd स्टेज की बिगिनिंग में, मतलब ये वाली चीज, ठीक है ना, 3rd स्टेज वाली चीज, ठीक है ना। एमपी जो है वो, जब टोटल प्रोडक्शन, आपने एक चीज याद रखनी है, जब टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज होना शुरू हो गया तब एमपी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब बेसिकली रिलेशन क्या क्या है इनके वो समझ लेते हैं। नीचे लेबरर्स को रख सकते हो आप, लेबरर्स मतलब इंक्रीज कर रहे हैं लेबरर्स को हम, ठीक है। एवरेज प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, इधर ये सब कुछ लिख सकते हो आप,
तो स्टेज वन, ठीक है, रिलेशनशिप, जब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा स्टेज वन, मार्जिनल प्रोडक्शन भी इंक्रीज करेगा और एवरेज प्रोडक्शन भी इंक्रीज करेगा। सेकंड, जब टोटल प्रोडक्शन इज स्टिल इंक्रीजिंग, सबसे पहले तो एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन में ही करते हैं रिलेशनशिप, क्योंकि वही ज्यादा आता है पेपर में। तीनों का रिलेशनशिप बहुत ही कम है, ठीक है, कि पेपर में आ जाए, बट स्टिल एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को वही ज्यादा याद रखना है, ठीक है ना। वो क्या है, देखिए, एवरेज प्रोडक्शन ये रहा, मार्जिनल प्रोडक्शन ये रहा, ठीक है ना, कि जब मार्जिनल प्रोडक्शन इसको कट कर देगा, ठीक है ना, कट करने के बाद कब कट करेगा, जब ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, एवरेज प्रोडक्शन जब अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा। ये ही कर्व है बेसिकली, मैं आपको इलेबोरेट करके बता रहा हूँ, ये मार्जिनल प्रोडक्शन, ये एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन कभी जीरो नहीं होता, मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो से नेगेटिव हो जाता है। सो फर्स्ट इज, जब मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, एवरेज प्रोडक्शन स्टिल इंक्रीजिंग। जब मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज करना शुरू कर देता है, तब एवरेज प्रोडक्शन स्टिल इंक्रीजिंग हो रहा है, स्टिल इंक्रीजिंग। थर्ड इज कि जब एमपी कट्स एपी, देन एपी इज एट मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, तो एपी किस किस पोजीशन पे होगा, मैक्सिमम पॉइंट पे होगा। एंड फोर्थ वन इज, जब एपी स्टार्ट डिक्रीजिंग, एपी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, एमपी डिक्रीजेज मोर शार्पली, ठीक है ना, एंड गोज नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये रिलेशनशिप के पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। क्लियर, ये आपको एपी और एमबी का रिलेशनशिप जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आ सकता है, ठीक है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। So now we are going to have revenue, right? तो किस तरीके से करना है रेवेन्यू, रेवेन्यू का क्या मतलब होता है, पर्पस क्या होता है रेवेन्यू का। रेवेन्यू इट मीन्स कि टोटल जो सेल्स है, टोटल सेल्स है, जो हमारे पास पैसा आया है, ठीक है ना, द मनी दैट वी हैव रिसीव्ड, ठीक है ना, फ्रॉम द सेल्स, राइट, टोटल आउटपुट, आउटपुट से जो भी मेरे पास पैसा आया बिजनेस में, दैट इज माय रेवेन्यू, ठीक है। नाउ यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। रेवेन्यू का मतलब है कि मेरे पास टोटल सेल हुई है, जैसे लेट से फॉर एन एग्जांपल 10 लाख रुपीस की मेरी सेल हुई है, तो रेवेन्यू मेरा है 10 लाख। उसमें से मैं 6 लाख रुपीस का बेसिकली अगर मैं अपना एक्सपेंडिचर घटा दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, प्रॉफिट, राइट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, ठीक है ना। तो रेवेन्यू, अब आप गलती नहीं करेंगे रेवेन्यू और प्रॉफिट जानने में, ठीक है। तो रेवेन्यू क्या होता है, ये होता है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, पर यूनिट आउटपुट से जो टोटल मेरे पास पैसे आ रहे हैं, दैट इज माय टोटल रेवेन्यू। और यू कैन से एवरेज मल्टीप्लाई क्वांटिटी, ठीक है ना, दैट इज माय टोटल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू, ठीक है ना। हम थोड़ी सी पेस में करेंगे चीजें, ठीक है ना, पेस में इसलिए कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड में इसलिए हम, क्योंकि हमें एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है सिर्फ, राइट। तो टोटल रेवेन्यू एवरेज मल्टीप्लाई क्वांटिटी, एंड मार्जिनल रेवेन्यू मींस चेंज इन टोटल रेवेन्यू, ठीक है ना। जो भी अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे उससे आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। एंड एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू मतलब टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, ठीक है ना। अगर टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो मेरे पास क्या आ जाता है, एवरेज। एवरेज मतलब होता है औसत, मार्जिनल मतलब सीमांत, ठीक है, और टोटल मतलब कुल, ठीक है ना। तो ये होता है बेसिकली टोटल, मार्जिनल एंड एवरेज। अब कंपैरेटिव स्टडी, जो इसके लिए आपको पेपर में क्वेश्चन बनेगा वो ये आएगा, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ AR/MR कर्व इन मोनोपोली। मोनोपोली, मोनोपोली में कैसा होता है, मोनोपोलिस्टिक में कैसा होता है, मोनोपोलिस्टिक एंड परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है ना। परफेक्ट कंपटीशन तो पूरा एक चैप्टर ही है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा अभी आपको उसके बारे में बता दूं, राइट, सो दैट कि हमारा पूरा ही टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाए, ठीक है ना। परफेक्ट कंपटीशन, हाउ प्राइस डिटर्मिनेशन कम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, उस चैप्टर को मैं आज ही ले लूंगा, अभी ले लूंगा, ठीक है। तो अभी इसी
में आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से प्राइस डिटरमाइंड होता है परफेक्ट कंपटीशन में, मैं अभी क्लियर कर दूंगा आपको वो चीज। ठीक है, तो बचेगा हमारा सप्लाई, राइट। सप्लाई के साथ एक और टॉपिक बच जाएगा आगे, वो मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा बचेगा। ठीक है, तो वो हम कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको उसमें बेसिस बता दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं मोनोपोली के ऊपर। ठीक है, तो मोनोपोली में ए आर एम आर इस तरीके से होते हैं। ए आर एम आर थोड़े से झुके हुए होते हैं ये कर्व। ठीक है ना, मोनोपोलिस्टिक में इनकी क्या कंडीशन होती है, ये थोड़े से कर्व फैले हुए होते हैं। ठीक है ना, ए आर एम आर। पर परफेक्ट कंपटीशन में इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं। ए आर बी और एम आर दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, अब रीजन बीइंग ए आर एम आर का कि इस तरीके से होते हैं। ठीक है ना, अभी प्रॉफिट मार्जिन तो ये सारा कुछ होता है, ये प्रॉफिट मार्जिन होता है। ठीक है ना, मोनोपोलिस्टिक का सॉरी। ठीक है, और ये ए आर एम आर इस तरीके से क्यों होते हैं, आइए चर्चा करते हैं। और ये आपका चैप्टर भी है, हाउ प्राइस इज डिटरमिन्ड। ठीक है ना, हाउ प्राइस इज डिटरमिन्ड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है ना, ये आपको चैप्टर भी है। ठीक है, लास्ट चैप्टर है ये, पर मैं अभी आपको एक ही टाइम पे ले रहा हूं उसको। ठीक है ना, तो प्राइस किस तरीके से इंडस्ट्री में प्राइस जो है वो डिसाइड किया जाता है। ठीक है ना, प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है, जहां पे चीज बनेगी वहां पे प्राइस डिसाइड होगा। ठीक है ना, जितनी प्रोडक्ट की डिमांड है, जितनी प्रोडक्ट की सप्लाई है, ठीक है ना, वो जहां पे कट करती है वहां पे आता है प्राइस। ठीक है ना, और वही प्राइस आगे जाके फर्म को कैरी ऑन करना पड़ता है, मतलब फर्म उसी प्राइस पे चीज को बेचेगी जहां जितने प्राइस पे बनी। लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 रुपए का बना हुआ है प्राइस, तो 10 रुपए ही फर्म को बेचना है। एमआरपी उसका पहले से डिसाइड होगा, जो इंडस्ट्री में डिसाइड हो गया हुआ है। ठीक है ना, सो दिस इज परफेक्ट कंपटीशन में किस तरीके से प्राइस जो है वो डिसाइड होता है। अब यहाँ पे टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू ये किस तरीके से होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब इसकी कॉस्ट जो इसको पड़ रहा होगा, लेट से कि 8 रुपए का पड़ रहा होगा। ठीक है ना, अब कॉस्ट जो है 8 है, मार्जिन जो है 2 है, एमआरपी कितना है मेरे पास 10। ठीक है ना, तो मेरे पास सॉरी प्रॉफिट मेरे पास कितना आ रहा है, 2 रुपए आ रहा है। ठीक है ना, एक यूनिट पे 2 रुपए आ रहा है। ठीक है, 2 यूनिट बेचूंगा, कितनी कॉस्ट होगी 16, एमआरपी 20, कितना बच रहा है 4 रुपए। अब देखो एवरेज अगर मेरे को निकालना हो तो 2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2, हेयर 4 डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 यूनिट्स बेच रहा हूं मैं, तो कितना होगा एवरेज 2। और यहां पे अगर मैं दोनों का एमआर निकालूं, इसका चेंज कितना आ रहा है, ये भी 2 ही आ रहा है। ठीक है, और वैसे कितना आ रहा है, ये भी 2 ही आ रहा है। 3 यूनिट बेचूंगा, चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो 3 8 द 24। ठीक है, और यहाँ पे कितने की बेचूंगा 30, यहाँ कितने की बिक जाएगी 6 रुपए की, तो 6 डिवाइड बाय 3 अगेन इट इज 2। ठीक है, और चेंज कितने का आ रहा है, दैट इज ऑल्सो 2। ठीक है सॉरी, तो इस तरीके से हम इस टेबल के अकॉर्डिंग ये समझ सकते हैं कि हाउ ए आर इज इक्वल टू एम आर इन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में ए आर एम आर के बराबर किस तरीके से होता है। ठीक है ना, इस एग्जांपल से हम अच्छे से समझ सकते हैं। और हमने ये चैप्टर भी कर लिया, दैट हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है ना, परफेक्ट कंपटीशन में किस तरीके से प्राइस को आई एम सॉरी प्राइस किस तरीके से डिसाइड होता है, वो जो है वो हमने कर लिया, राइट। आगे चलते हैं अपने न्यूमेरिकल के ऊपर। ठीक है ना, माई हेल्थ इज नॉट दैट गुड। ठीक है, बट आई विल ट्राई कि आपका एग्जामिनेशन से पहले पूरा सिलेबस हो जाए। ठीक है, सो आइए चलते हैं इस न्यूमेरिकल के ऊपर, वेयर यूनिट्स यहाँ है, टोटल यहाँ है, और अगर आपको एवरेज कैलकुलेट करना है तो टोटल डिवाइड बाय यूनिट्स, ये आपका होता है एवरेज। ऑलवेज रिमेंबर 36 डिवाइड बाय 2 इट बिकम्स 18, इट बिकम्स 16। डिवाइड होने के बाद ये कितना बचेगा, 4 1 द 4, 4 4 द 16, ये कितना बचेगा 12, ये कितना बचेगा 10, और ये कितना बचेगा 7 8 टाइम्स 56। दिस इज एवरेज। ठीक है ना, एवरेज आप देख रहे हो घट रहा है। मार्जिनल पहले पे कुछ मत रखो। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 16, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको 12 दिख रहा है,
यहाँ पे आगे डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, दैट इज 8, ठीक है। यहाँ आगे डिफरेंस कितना दिख रहा है, दैट इज 4। यहाँ पे डिफरेंस कोई दिख रहा है नहीं, इसमें से इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4। तो इस तरीके से मार्जिनल जो है वो इंक्रीज होके गिरना भी शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है 3 to 4 मार्क्स में, ठीक है। मेनली 3 मार्क्स में ही आएगा, तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, राइट। तो अब रेवेन्यू वाले चैप्टर में आपको इतना ही चीजें सीखनी है और इतनी ही चीजें पढ़नी है, ठीक है, स्ट्रेस के साथ, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट का मतलब होता है ऑल द एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस जितने भी इनकर्ड कर लिए जाएं किसी चीज को बनाने के लिए, ठीक है ना, वो बन जाती है उसकी कॉस्ट। ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू मेक अ प्रोडक्ट बिकम्स इट्स कॉस्ट, ठीक है। तो कई टाइप की कॉस्ट होती है, पर हमने सिर्फ वही कॉस्ट ली है जो इंपॉर्टेंट है। सोशल कॉस्ट, रियल कॉस्ट, मनी कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट जो है वो नहीं आती पेपर में, मतलब आती हैं, इंपॉर्टेंट है, बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये वाली सारी कॉस्ट है, ठीक है। तो वन बाय वन इनको करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, it is cost of producing one commodity in terms of other, in terms of other। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये वो कॉस्ट है जो हम एक चीज को बनाने के लिए दूसरी चीज को छोड़ देते हैं, तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। लेट्स से कि हमने टी की जगह कॉफी को चूज किया, ठीक है ना। तो टी की जगह हमने कॉफी को चूज किया, तो कॉफी को चूज करने के लिए हमने क्या चीज छोड़ी, टी। तो कॉफी को चूज करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बन जाएगी, टी, ठीक है ना। इट इज कॉस्ट ऑफ चूजिंग वन कमोडिटी, इसको चूज करने के लिए हमने जो चीज छोड़ी होगी वो इसकी क्या बन जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। और इम्प्लिसिट कॉस्ट, सेल्फ ओन्ड कॉस्ट। सेल्फ ओन्ड कॉस्ट मतलब अगर मैं खुद काम कर रहा हूं तो मेरे हिसाब से मेरे को कितने पैसे मिलने चाहिए, दैट इज माय सेल्फ ओन्ड कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इट इज आउटसाइडर्स, ठीक है ना। आउटसाइडर्स मतलब आउटसाइड कोई भी पेमेंट कर रहा हूं मैं, आउटसाइडर पेमेंट कॉस्ट, ठीक है ना, इसे ऐसे भी कहते हैं। बाहर वाले को किसी को भी पेमेंट कर रहा हूं, दैट बिकम्स माय आउटसाइडर पेमेंट कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दो चीजें हैं, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। फिक्स्ड कॉस्ट दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है ना, फिक्स्ड कॉस्ट दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, ये कब अनचेंज्ड रहेगी, विद द लेवल ऑफ आउटपुट, विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करें हम, ज्यादा करें कम करें, वो अनचेंज्ड रहे, वो होती है फिक्स्ड कॉस्ट, दैट रिमेन्स अनचेंज्ड विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। बट वेरिएबल कॉस्ट, जितनी प्रोडक्शन ज्यादा होती रहेगी, इट वेरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगी, अगर प्रोडक्शन कम होगी तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, कम होगी, कंपैरेटिवली कम होगी, राइट। एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, ठीक है। टोटल कॉस्ट को अगर क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे आपके पास क्या मिल जाएगा, एवरेज कॉस्ट। एंड मार्जिनल कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में जब हम चेंज करेंगे तो वो जो चेंज होगा दैट बिकम्स आवर मार्जिनल कॉस्ट। इसे हम टी एन, टोटल टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होती है हमारी मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो एसी कर्व यू शेप क्यों होता है ये क्वेश्चन है आपका कि एसी कर्व यू शेप क्यों होता है, क्योंकि एएफसी और एबीसी बेसिस, सबसे पहला पॉइंट है बेसिस ऑफ एएफसी एंड एबीसी। एएफसी एवरेज फिक्स कॉस्ट जो कि इस तरीके का होता है, ठीक है, नीचे की तरफ जाता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इस तरीके का होता है, और दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यू शेप बन जाएगा। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब मैं जोड़ूंगा तो ये किसके बराबर होंगे, एवरेज कॉस्ट के बराबर होंगे, और दोनों की बेसिस की वजह से इस तरीके का होता है कर्व। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आई एम सॉरी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि जितना हम प्रोडक्शन करते जाते हैं, ठीक है ना, जितना हम प्रोडक्शन करते जाते हैं उससे होने वाली कॉस्ट, एवरेज पर कॉस्ट यूनिट जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है, बट एक टाइम तक कम होती है। उसके बाद जब हमें बिजनेस को फैलाना है या बड़ा करना है, हमें फिर से एसेट्स वगैरह खरीदने पड़ेंगे, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें फिर से एसेट खरीदने पड़ेंगे। रिमेंबर दैट एग्जांपल कि मेरे पास एक ब्रॉयलर है, मेरे को शर्ट्स बनानी है,
ठीक है, तो एक लिमिट तक ही मैं शर्ट्स बना पाऊंगा। अगर उसके बाद भी मेरे को इसे इंक्रीज करना है प्रोडक्शन को, तो मेरे को एक ब्रॉयलर अलग से खरीदना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस वजह से जो है वो एवरेज कॉस्ट का पहले पहले नीचे गिरना शुरू हो जाता है, और उसके बाद जैसे जैसे हम प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाने शुरू करते हैं तो कॉस्ट फिर से इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, एवरेज कॉस्ट का फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, राइट। उसके बाद है इंटरनल इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है बचतें, ठीक है ना। तो बेसिकली जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बहुत सारी बचतें होती हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। बट जैसे जैसे मेरे को प्रोडक्शन करनी है, ज्यादा प्रोडक्शन करनी है, तो डिसइकोनॉमिक्स भी होती है, जिसकी वजह से जो है वो कर्व दोबारा से राइज करना शुरू कर जाता है। ठीक है ना, स्टार्टिंग में बहुत सारी बचतें होती हैं जिससे कर्व जो है वो नीचे की तरफ होता है, एंड देयर आफ्टर इस तरीके का हो जाता है, राइट। नाउ अब जो पेपर में क्वेश्चन आएगा दैट इज इंपॉर्टेंट कि एसी और एमसी का रिलेशनशिप क्या है। ठीक है ना, तो एसी कर्व इस तरीके का होता है, दैट इज एसी। ठीक है ना, एमसी कर्व ये है हमारा एमसी कर्व। ठीक है ना, तो पहला रिलेशन जब एसी गिरता है तो एमसी भी गिरता है। सेकंड, जब एसी गिर ही रहा होता है तब एमसी जो है दोबारा उठना शुरू हो जाता है, देखिए ध्यान से। ठीक है ना, ये वाला हिस्सा जब एसी अभी भी गिर रहा है तब एमसी उठना शुरू कर चुका है। थर्ड वन इज एमसी कट्स एसी एट लोएस्ट पॉइंट। ठीक है ना, तो जब एसी का सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा तब एमसी क्या करेगा, उसको कट करेगा। ठीक है ना, नीचे से कट करेगा। फोर्थ पॉइंट, जब एसी बढ़ना शुरू होगा एमसी बढ़ेगा मोर शार्पली। मोर शार्पली गिरेगा तो भी शार्पली गिरेगा एमसी, और जब राइज करेगा तब भी ज्यादा स्पीड से राइज करेगा, राइट। सो दिस इज द रिलेशनशिप। 3 to 4 मार्क्स कैरी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अच्छे से आप लोगों ने कर लेना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसका न्यूमेरिकल आ सकता है इस चैप्टर में से। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल आ सकता है, तो किस तरीके से करना है। यूनिट्स 1 टोटल 1, तो एवरेज क्या होगा, टोटल डिवाइड बाय यूनिट्स, दैट इज 9। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइड करूंगा क्या बनेगा 3, इधर 21 डिवाइड बाय 3 करूंगा क्या बनेगा 7, इधर 4 से डिवाइड करूंगा क्या बनेगा 6। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट क्या बनेगी, चेंज इन टोटल कॉस्ट, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे क्या होगा -3। ठीक है ना, देखो 9 है, फिर कितना हो गया 6, फिर उसके बाद आई थिंक सो यहाँ पे 18 होना चाहिए। ठीक है ना, तो 16 होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन जो है वो ठीक होगा, राइट। हो सकता है बाय मिस्टेक हमने लिखने में गलती कर दी हो। ठीक है, तो यहाँ पे 16 होता तो यहाँ पे ये क्या बनता 8 होता। ठीक है, 2 8 टाइम्स। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर मार्जिनल देखना हो तो कितना है यहाँ पे फर्क 7 का, आगे फर्क कितना है 5 का, और इसके बाद कितने का फर्क है 3 का। तो इस तरीके से आप टेबल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट यू शुड नो द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, राइट। अब आपके जो चैप्टर बचे हुए हैं दैट इज सप्लाई, राइट। सप्लाई मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है। इट इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, आपको बता ही देता हूं मैं थोड़ा बहुत। सप्लाई मींस पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस। ठीक है ना, जितना ज्यादा प्राइस होगा उतनी ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करी जाएगी मार्केट में। क्यों करी जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा प्राइस होगा उतनी ज्यादा क्वांटिटी सेल करने से प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, प्रॉफिट किसको होगा, प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर कौन है, जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, जो गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, वो होते हैं प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर के प्रॉफिट से रिलेटेड क्या होता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे कब होगा, जब उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, मींस रेवेन्यू। ठीक है ना, तो प्रोड्यूसर कब इक्विलिब्रियम पे होगा, जब उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, तब वो हमारा इक्विलिब्रियम पे होगा। ठीक है ना, तो बेसिकली ये छोटे चैप्टर है, ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इक्विलिब्रियम किस तरीके से डिसाइड होता है वो हमने डिस्कस कर ही लिया हुआ है, राइट। तो आप लोगों ने अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, एंड स्टिल किसी भी चैप्टर में कोई भी टॉपिक में अगर आपको डाउट होगा
तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, राइट। नेक्स्ट टाइम जब कभी एग्जाम से पहले जो भी आपके डाउट्स होंगे, तो वो डाउट्स मैं आपका एक दिन फिर से वीडियो बना के क्लियर कर दूंगा, राइट। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।